हेलो दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इस सीरीज में पॉलिटी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आइए तो हम लोग शुरू करते हैं। और आप देख रहे हैं बीपीएससी रिलेवेंट यूट्यूब चैनल। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि जनरली हाउ मेनी सेशंस आर देयर इन लोकसभा। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो इसका आंसर जो है 3 होगा। सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। और लोकसभा का जो मेंशन है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल 79 में है। ये हम लोग ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सा सेशन होता है 3 सेशन में। पहला सेशन है बजट सेशन, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट होता है। और ये कब से कब तक चलता है? ये अपना फरवरी से लेके मई तक चलता है। ठीक, ये ध्यान में रखेंगे। सेकेंड है मॉनसून सेशन। मॉनसून जो है अपना जुलाई से अगस्त तक चलता है, जुलाई अगस्त। और थर्ड है विंटर सेशन। ठीक है, ये नवंबर दिसंबर में होता है। ये हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट टेक्स प्लेस। इसमें से कह रहा है कि कौन से अनुच्छेद के अनुसार जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्टिकल 108। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ और जॉइंट सेटिंग के बारे में जो भी फैक्ट है। तो जॉइंट सेटिंग को बुलाता कौन है? तो प्रेसिडेंट इनवाइट करते हैं कि आइए जॉइंट सेटिंग किया जाए। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता, तो इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर, या फिर ये अब्सेंट हैं तो इस केस में डिप्टी स्पीकर करते हैं। ठीक है, ये हम ध्यान में रखेंगे, उपाध्यक्ष करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए पार्लियामेंट इज डिजॉल्व्ड, इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन। यदि संसद का विघटन हो जाता है तो फिर से चुनाव कितने दिनों के अंदर हो जाना चाहिए? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 6 मंथ होता है, 6 महीने के अंदर फिर से चुनाव हो जाना चाहिए। और ये एक आर्टिकल है, आर्टिकल 83 का सब क्लॉज 2। इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो हैं यानी प्रेसिडेंट जो हैं लोकसभा का विघटन करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति जो है पार्लियामेंट को डिजॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें से कौन सा समिति जो है संसद का सबसे बड़ा समिति है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका एस्टीमेट कमेटी हो जाएगा। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और ये सभी जो होते हैं लोकसभा से ही होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे कि सारे सदस्य जो होते हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं इसमें, इस कमेटी में। एक और इसमें कमेटी है, इसको देखते हैं हम लोग, पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसका तो खैर आंसर ऑप्शन बी हो गया। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति की बात करते हैं तो इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें 15 जो होते हैं ये लोकसभा से होते हैं, LS यानी लोकसभा, और 7 जो होते हैं RS यानी राज्यसभा से होते हैं। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं लोक लेखा समिति के, ये लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, ये हम ध्यान में रखेंगे। हाँ, और ये एक चीज़ और ये है कि ये लोक लेखा समिति जो है सबसे पुरानी समिति है। इसका गठन जो है 1921 में किया गया था। ओके, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। मतलब अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटीज या अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मामले में कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना हो तो संसद जो है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किस आधार पर कानून बनाती है? तो इसमें इसको किसी राज्य से कोई मतलब कंसेंट लेने के, सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, आइए एक चीज़ और इसमें देखते हैं कि एक अपनी अनुसूची है 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल। ठीक है, 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है। एक संघ सूची है यानी यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें रिस्पेक्टिव हर एक लिस्ट में अपना अपना संघ में संघ, राज्य में राज्य, और समवर्ती में सेंटर और स्टेट दोनों कानून बनाते हैं। ठीक है, अब एक केस ऐसा भी होता है जिसमें कि राज्य सूची में भी संसद जो है कानून बना सकता है। तो किस कौन कौन से सिचुएशन में ऐसा होता है?
तो इसमें एक अनुच्छेद है 249, इसमें राज्यसभा जब एक रिजोल्यूशन पास कर दे तो केंद्र जो है राज्य सूची में भी कानून बनाएगी, ठीक है। ऐसे ही एक अनुच्छेद है 250, ये जब राष्ट्रीय आपात होता है, नेशनल इमरजेंसी का सिचुएशन हो, तो उसमें जो है केंद्र राज्य सूची में कानून बनाता है। और तीसरा है अनुच्छेद आपका 356, यानी जब राष्ट्रपति शासन होता है, प्रेसिडेंट रूल लगा होता है, तो राज्य की सूची में सेंटर अपना कानून या लॉ बनाता है, ठीक है। ये लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन ऑर्डर टू बी चूजन अ मेंबर ऑफ लोकसभा ए पर्सन मस्ट नॉट बी लेस देन द एज ऑफ। कुल मिला के इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लोकसभा सदस्य होने के लिए कम से कम आपका कितना एज होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी है, यानी 25 साल है। ये हम सभी जानते हैं और ये हमने देखा ही है कि लोकसभा का जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 79 में है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट इज डैश। प्रेसिडेंट इसमें से क्या है? तो प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। राष्ट्रपति जो होते हैं संसद के सदस्य होते हैं। यदि यहाँ पे हम लोग पार्लियामेंट को देखें तो पार्लियामेंट के 3 से कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं। एक है अपना राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि राज्यसभा कौन से अनुच्छेद में डिस्कस किया गया संविधान के, ठीक है। आइए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर हाउ मेनी टाइम्स। इसमें प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति कितने बार चुनाव लड़ सकते हैं राष्ट्रपति के लिए, कोई भी इंसान भारत के राष्ट्रपति के लिए। तो इसमें ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं लगा हुआ है, तो इसका आंसर जो है सी, एनी नंबर ऑफ टाइम, कितने भी टाइम के लिए ये चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। ये अमेरिका वाला बात नहीं है कि इसमें मतलब वहाँ 2 ही बार लड़ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब ये है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि लोकसभा, ठीक, सभा, राज्यसभा और विधानसभा, हर एक राज्य का विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इस तीनों में जो भी निर्वाचित लोग होंगे, इलेक्टेड होंगे, ठीक है, इलेक्टेड, वो इसमें वोट करेंगे। नॉमिनेटेड लोग इसमें वोटिंग नहीं करते हैं, ये ध्यान में रखना है। लोकसभा और राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं, ये इसमें नामित सदस्य इसमें वोटिंग नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और इसमें 2 और स्टेट मतलब यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली एंड पुडुचेरी। इस दोनों केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के सदस्य भी, जो निर्वाचित विधानसभा सदस्य हैं इस दोनों केंद्र शासित प्रदेश के, वो इसमें वोट करते हैं। और ये प्रावधान जो है अपना कौन से संविधान संशोधन में से डाला गया था, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी कई बार पूछा गया है। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे कि 70वें संविधान संशोधन से ये प्रावधान आया कि दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकेंगे, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इम्पीचमेंट क्या होता है? महाभियोग, यानी राष्ट्रपति को जो उसके पद से हटाने की प्रक्रिया है उसे महाभियोग कहा जाता है। तो ये कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो आर्टिकल 61 हो जाएगा, 61 अनुच्छेद में इसका वर्णन है। आइए 2 और इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है राष्ट्रपति से रिलेटेड, उसको देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 72 है। 72 में जो है क्या दिया गया है? क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति की, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, ठीक है। ऐसे ही एक अनुच्छेद 123 है, इसमें अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया गया है राष्ट्रपति को, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि राज्यपाल के पास ये अध्यादेश जारी करने के लिए कौन सा अनुच्छेद में प्रावधान है, ठीक है। आप लोग बताएंगे कमेंट करके प्लीज़। आइए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई।
भारत के उपराष्ट्रपति को कौन चुनते हैं, कौन से लोग मतलब इसमें वोटिंग करते हैं उनके चुनाव में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट वेदर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। मतलब ये कहना चाह रहा है कि लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों इसमें भाग लेंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि राष्ट्रपति के वाले केस की तरह कि बस इलेक्टेड लोग ही भाग लेंगे, इसमें नॉमिनेटेड भी लोग जो भी सदस्य होते हैं सब भाग लेते हैं। इसमें एक और चीज़ हम देखेंगे कि उपराष्ट्रपति जो होता है ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यानी पदेन अध्यक्ष किसका? तो राज्यसभा का। ये हम ध्यान में रखेंगे, जो भी उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में जाने जाएंगे, ठीक है। और वर्तमान में कौन से हैं अपने राज्यसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति? तो है जगदीप धनखड़ साहब, काफ़ी चर्चा में रहते हैं ये साहब, अपने बयान को लेकर ये ध्यान में रखेंगे। जगदीप धनखड़ अभी वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति हैं और ये कौन से क्रम के हैं? तो 14वें नंबर के हैं, ये भी ध्यान में हम लोग रखेंगे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following constitutional amendment act restricted the Council of Ministers to 15% of the total members of the Lok Sabha? मतलब जितने लोकसभा के कुल सदस्य होते हैं उसमें मंत्रिमंडल में या मंत्री परिषद में बस 15% ही लोग रहेंगे। तो इसका प्रावधान कौन से संविधान संशोधन में किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया था कि सपोज ये सभी 543 लोग हैं अपने यहाँ लोकसभा में, तो इसके बस 15% लोग ही इसमें रहेंगे मंत्रिपरिषद में, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया था तो ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये दल बदल कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए किया गया था। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है अपना, एंटी डिफेक्शन यानी दल बदल की नीति जो है, एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको प्रभाव में लाने के लिए ऐसा किया गया था। और इसमें देखेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ का चर्चा जो है 10वीं अनुसूची में किया गया है, ठीक है। इसका प्रावधान 10वीं अनुसूची में है। और ये कब कौन सा संविधान संशोधन के तहत इसको डाला गया है? तो ये 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, कब हुआ था? तो 1985 में, 1985 में, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएट्स और अबोलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल इन ए स्टेट। मतलब ये कह रहा है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन है या उसको समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा पार्लियामेंट हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी संसद के पास ये अधिकार है जो किसी भी राज्य में विधानसभा बना सकता है, विधान परिषद बना सकता है या उसको ख़त्म कर सकता है। और ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 169 में वर्णित है, ठीक है, 169 में। ओके, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सर्टिफाइड द मनी बिल इन इंडिया। मतलब कोई भी बिल मनी बिल है या धन विधेयक है, ये कौन इसकी पहचान करता है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। मनी बिल का चर्चा जो है आर्टिकल 110 में किया गया है, ये हम ध्यान में रखेंगे। और ये मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है, इसको राज्यसभा में नहीं पेश किया जाता है। ओके, और हाँ एक चीज़ और कि मनी बिल के केस में कोई भी ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता, ज्वाइंट सेशन नहीं ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है, ये हम ध्यान में, ज्वाइंट सेशन नहीं ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आइए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड, देखिए सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, थीम बेस्ड क्वेश्चन ही हमेशा आता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है कि मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड, धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो ओनली इन लोकसभा, ये हम लोग देख चुके हैं, सिर्फ लोकसभा में इसका प्रस्तुत किया जाता है। इसका अनुच्छेद 110 में वर्णन है, ये हम सब जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कट मोशन? कट मोशन क्या होता है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है टू मूव प्रपोजल टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर इन बजट प्रपोजल। जो अपनी वर्तमान सरकार जो भी होती है, जो सरकार होती है, जो बजट में अपना खर्चा दर्शाता है कि ये इस विभाग के लिए इतना, इस मद में इतना खर्चा होगा, तो उसको कम करने के लिए कट मोशन लाया जाता है।
और ये सामान्यतः जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये ध्यान में रखेंगे हम लोग, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु इज़ द हाईएस्ट सिविल सर्विसेज ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे बड़ा सिविल सर्वेंट कौन सा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का सिविल सर्विस ऑफिसर? तो इसका आंसर जो हो जाएगा अपना कैबिनेट सेक्रेटरी हो जाएगा। ये जो होते हैं सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होते हैं, सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होते हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। ये डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के संपर्क में होते हैं और इनके अंदर ही काम करते हैं, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा अपना। हाँ, ये देखते हैं। विच ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इवन दो ही इज़ नॉट अ मेंबर। क्वेश्चन ये जनरली पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा अधिकारी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कि संसद का सदस्य ना होते हुए भी उसके जो भी प्रोसीडिंग्स होते हैं, कार्य प्रणाली होता है, उसमें भाग लेता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको भारत के महान्यायवादी के रूप में भी हम लोग जानते हैं। महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी। इनका चर्चा जो है अनुच्छेद 76 में किया गया है, 76 में, ठीक है। इनको अपॉइंट कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ठीक है। ये ध्यान में हम लोग रखेंगे। इनका कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड, ये कभी भी हटाए जा सकते हैं ये, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं एक और इसमें फैक्ट है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी हैं, ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट के लिए महाधिवक्ता होते हैं। क्या लिखते हैं इसको, हाँ, महाधिवक्ता बोलते हैं हिंदी में, तो इंग्लिश में एडवोकेट जनरल बोलते हैं, एडवोकेट जनरल। ये स्टेट के लॉ ऑफिसर होते हैं, ठीक है, महाधिवक्ता। और इसके लिए जो अनुच्छेद है वो आपका है अनुच्छेद 175। तो ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो आइए आज के लिए इतना ही, आगे ऐसे ही जो भी वीडियोज होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको मैं लाऊंगा। चलिए, थैंक यू, टेक केयर। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में। तो आज हम लोग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है पंचायती राज। इससे एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इज मेंशन्ड इन विच लिस्ट। मतलब कह रहा है कि पंचायती राज जो है इस तीनों में से किस सूची में मेंशन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी स्टेट लिस्ट। ये हम लोग चूँकि अब ये लिस्ट की बात की गई है, तो ये तीनों लिस्ट जो है अपना 7th शेड्यूल में है, ये हम सभी जानते हैं, 7वीं अनुसूची में है, ओके। और हर एक लिस्ट में कुछ अलग अलग सब्जेक्ट मेंशन है, जिस पे अपना जैसे यूनियन में यूनियन अपना कानून बनाएगा, स्टेट में स्टेट, और कनकरेंट में सेंटर और स्टेट दोनों। तो यूनियन लिस्ट में टोटल 97 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। स्टेट में 61 सब्जेक्ट्स हैं, कनकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं, ये ध्यान में रखेंगे। अपने अपने रिस्पेक्टिव स्फेयर पे ये सब अपने इतने इतने सब्जेक्ट पे कानून बनाएंगे, ठीक है। और जब चूँकि पंचायती राज की बात हो रही है तो थोड़ा इसके बारे में जान जाते हैं हम लोग। तो पंचायती राज की जो बात है, तो सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सबसे पहले जो है राजस्थान के नागौर जिला में शुरू हुआ था। और इसकी स्थापना सबसे पहले किसने की थी? उस टाइम के प्रधानमंत्री, हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू। और ये भी पूछा था, इसका डेट हम लोग ध्यान में रखेंगे, तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर डिस्ट्रिक्ट से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और एक चीज़ और हम जानेंगे कि जब पंचायती राज सिस्टम की बात करते हैं तो इसको जो संवैधानिक दर्जा दिया गया अपना 73वां संविधान संशोधन से दिया गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 24 अप्रैल 1992 को पास हुआ। उससे क्या हुआ कि पंचायती राज सिस्टम को एक संवैधानिक दर्जा मिल गया,
तो इस संविधान संशोधन के पास होने के बाद हमारे संविधान में पार्ट 9 जोड़ा गया और शेड्यूल यानी अनुसूची 11 जोड़े गए। ठीक है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें और भी डिटेल है लेकिन उसको आगे क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। कह रहा है कि कौन इसमें से निम्नलिखित में से किसने पंचायती राज सिस्टम का कंसेप्ट जो है भारत में इंट्रोड्यूस किया। तो इस ऑप्शन के हिसाब से या फिर इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी बलवंत राय मेहता समिति होगा इसका आंसर। ठीक है, इन्हीं के द्वारा किया गया था और ये इसका गठन जो इस समिति का गठन 1957 में किया गया था। ठीक, उसके जस्ट 20 साल बाद 1977, कई जगह 78 भी आपको मिलेगा, तो ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। 1977 या 78 में अशोक राय मेहता कमेटी का गठन किया गया था। तो बलवंत राय मेहता जो हैं ये 3 टायर स्ट्रक्चर की बात किए थे। 3 टायर स्ट्रक्चर, त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम की बात किए थे। 3 टायर स्ट्रक्चर की बात की गई थी। मिनट, स्ट्रक्चर इसमें क्या था कि हम लोग देखेंगे कि जिला परिषद जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना रहेगा। ठीक, पंचायत समिति ये ब्लॉक लेवल पे, ओके, और ग्राम पंचायत ये जो अपना है विलेज यानी गांव के लेवल पे रहेगा। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और मूलतः बलवंत राय मेहता जो है ना पावर का डिसेंट्रलाइजेशन का बात किए थे, शक्तियों का विकेंद्रीकरण का हो जाए, इसके लिए पंचायती राज सिस्टम लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और हाँ, चूँकि पंचायती राज की बात है तो इसका संविधान में कहीं पे चर्चा भी है क्या पहले से, तो हाँ, आर्टिकल 40 में यानी 40 में ये कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। ठीक है, एक और फैक्ट इसमें मिस कर रहे थे हम, कि बलवंत राय मेहता को ही पंचायती राज का जनक कहा जाता है, या पंचायती राज का फादर ऑफ पंचायती राज कहा जाता है। पंचायती राज का जनक बलवंत राय मेहता को ही कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अरे इसमें से कौन सा जो है 11th शेड्यूल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो 11th सबसे पहले तो 11th शेड्यूल किसकी बात करता है, अपना 11th शेड्यूल जो है पंचायत से रिलेटेड प्रोविज़न जो है उसकी बात करता है। ठीक है, इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो टोटल सब्जेक्ट्स की बात करें तो 29 सब्जेक्ट्स हैं। तो इस 29 सब्जेक्ट्स में से कौन सा सब्जेक्ट इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा रूरल स्पोर्ट्स, जो ग्रामीण खेल कूद है, ये सब्जेक्ट इसमें मेंशन नहीं है 29 सब्जेक्ट्स में। बाकी लाइब्रेरीज है, फ्यूल एंड फॉडर है, टेक्निकल ट्रेनिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। और कुछ एग्जांपल हम लोग देख ले तो जन वितरण प्रणाली जो अपना होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये है, फैमिली वेलफेयर है इत्यादि, ये सब देखेंगे हम लोग। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वेयर पुट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ पंचायत बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 या फिर 11th शेड्यूल में। ठीक है, और यहाँ ये सब्जेक्ट की बात करें तो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि आर्टिकल 243G में है। तो इसमें कह रहा है कि 11th शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ पंचायत के अंदर में रहेंगे, कि मतलब पंचायत उस पर अपना कानून बना सकता है, कुछ पॉलिसी बना सकता है। तो हम जानते हैं इसके बारे में, इसमें 29 सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, और इसमें अब चलिए कुछ और चीज़ देख लेते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट, कि पंचायत का जो है, पंचायत का टेन्योर, सबसे पहले तो इसका टेन्योर देखें, माने कार्यकाल, ये 5 ईयर्स का होता है। ठीक, और हाँ, एक कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि पंचायत का विघटन हो जाता है, यानी पंचायत
डिजॉल्व हो जाता है, डिजोल्यूशन इसका हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, तो कितने दिनों के भीतर चुनाव कर देना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मंथ, 6 महीने के भीतर पंचायत के विघटन होने के बाद इसका चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सॉरी द लेजिस्लेटिव origin of 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कह रहा है जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, इसकी शुरुआत कब हुई थी, कौन से संवैधानिक बिल से इसका शुरुआत हुआ था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा अपना 64वां संविधान संशोधन बिल जो आया था अपना 1989 में, तब इसकी शुरुआत हुई थी। ये राजीव गांधी के सरकार में इंट्रोड्यूस किया गया था, इस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। ठीक है, इन्होंने ये पंचायती राज सिस्टम को, माने पंचायती राज सिस्टम को इफेक्ट में लाने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को ये बिल पेश किया था, लेकिन चूँकि अपोजिशन का मतलब इसमें काफ़ी विरोध हुआ, इस वजह से ये पास नहीं हो पाया। ठीक है, आइए एक चीज़ और इसमें हम देख लेते हैं कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। शायद हम लोग डिस्कस किए हैं नहीं, चलिए कैनी भी देख लेते हैं। तो पंचायती राज डे कब मनाते हैं? तो ये उस दिन मनाते हैं जिस दिन ये संविधान संशोधन जो है अधिनियम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पास हुआ था, यानी कि 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ये ध्यान में हम लोग रखेंगे। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, मतलब इसमें से इसको मैच करना है। ये एक कमेटी दिया हुआ है अपना अलग अलग, ये कौन से ईयर में कौन सा कमेटी आया, तो इसमें से आसानी है, आप लोग देखेंगे तो बलवंत राय मेहता का देखें तो बलवंत राय मेहता अपने हो जाएंगे 1957 में, तो इसका डी ले लीजिए। अशोक मेहता तो बताए थे, उसके जस्ट 20 साल बाद देख लेंगे तो 1977 या 78, तो इसको सी ले लीजिए। ठीक है, सही चल रहा है वो। बहुत सही। अब कौन सा देखेंगे, एल.एम. सिंघवी की बात करें तो एल.एम. सिंघवी जो है आपका 1986 में था, यानी ये डी हो गया, ये डी नहीं, यहाँ पे ई होगा ना, एरर दी किया है कुछ, 2 बार डी लिख दिया है। बलवंत राय मेहता, ये ऑप्शन ई हो जाएगा, इसको ई कर दीजिए। ठीक है, एल.एम. सिंघवी जो है अपने 1986, यानी ये ऑप्शन डी। ओके, अब जी.वी. के राव, जी.वी. के राव ये 1985 जून से जस्ट पहले हुआ था, तो ये ऑप्शन बी। कौन सा बच गया, हनुमंता राव, सी.एस. हनुमंता राव, तो ये, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 5, डी का 2, यानी ऑप्शन ये वाला। ये सारा कमेटी का आप ये थोड़ा सा ईयर याद रखेंगे, कौन सा कमेटी का कब गठन हुआ। हाँ, इसमें एक और कमेटी इंपॉर्टेंट बच जाता है, उसको देख लेंगे, ठुंगन कमेटी या ठुंगन आयोग कहा जाता है उसको। ठीक है, ये इसका गठन 1988 में हुआ था। और एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किस कमेटी का क्या सिफारिश था। जैसे ये हम लोग जानते हैं, जैसे कि इसमें ये 3 टायर सिस्टम की बात किए थे, 3 टायर सिस्टम, वही अशोक मेहता का कहना था कि 2 टायर सिस्टम होना चाहिए। उसी तरीके से और बाकी भी कमेटी है, उसका क्या क्या रिकमेंडेशन था, क्या सिफारिश था। अब इसमें जनरली ये था कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलना चाहिए, कि इनको वित्तीय पावर मिलना चाहिए, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात की जाए पंचायती राज सिस्टम को। किसी ने कहा कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए, संवैधानिक दर्जा इसको मिलना चाहिए ताकि ये मजबूत हो सके स्ट्रेंथन करने के लिए। किसी ने कहा कि इसको टैक्स वसूलने का, टैक्स कलेक्शन का भी पावर होना चाहिए, ये सब था। अब आप लोग बताएंगे कि किसने क्या कहा इसमें से। ठीक है, ये थोड़ा हिंट था आप लोग के लिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी या कमिटीज रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत। तो न्याय पंचायत की बात करें तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसमें अशोक मेहता कमेटी हो जाएगा, जो कि 1977 या 78,
जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग टिक करेंगे, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे एक कमिटी है, सरकारिया कमीशन की बात की गई है, क्या है ऑप्शन में, हम इसको देखते हैं। तो सरकारिया कमीशन जो है आपका 1983 में बना था, ठीक है। ये किस लिए बना था, तो ऑन द मैटर ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र और राज्य के बीच में कैसा संबंध हो उसको देखने के लिए बना था। और इन्हीं के सिफारिश पे, सरकारिया आयोग के सिफारिश पे इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया, ठीक है, संघवाद को मजबूत करने के लिए। और ये इंटर स्टेट काउंसिल कौन से अनुच्छेद में आता है, तो ये अनुच्छेद आर्टिकल 263 में आता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इंटर स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन होते हैं, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आफ्टर राजस्थान। हाँ, क्वेश्चन देखिए कितना ट्रिकी है, घुमा के लोग अगर इसमें ऑप्शन दे दे, ऊपर में राजस्थान दे दे या ये नागौर लिख दे, तो लोग क्वेश्चन पूरा सही से नहीं पढ़ेंगे और नागौर को टिक मारेंगे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर राजस्थान, राजस्थान के बाद कहाँ शुरू किया गया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश वाज द सेकेंड स्टेट इन विच पंचायती राज सिस्टम वाज इनॉग्रेटेड, ओके। ये भी 1959 में ही हुआ था, ये ध्यान में रखेंगे। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में, और उसके बाद यहाँ सब्सिक्वेंटली किया गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पंचायती राज सब्जेक्ट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन क्वेश्चन ये देखिए बार बार रिपीट होता है, क्वेश्चन थीम बेस्ड होता है, रिपीट करेगा ही। कह रहा है पंचायती राज सिस्टम जो है इसमें से कौन से लिस्ट से बिलोंग करता है, तो स्टेट लिस्ट से हम लोग बात कर ही चुके हैं, ठीक है, कि किस में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं हम लोग बात कर चुके हैं। यदि आपको ना ध्यान में, मैं फिर से बता दूँ, यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट होते हैं, स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स होते हैं, कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स होते हैं। हाँ, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग मुझे बताएंगे कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ 1976 में, उसके तहत 5 सब्जेक्ट्स जो हैं जो कि स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में लाए गए, ठीक। तो ये कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, यदि आप इसमें से 1-2 बता पाएँ तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट द कंसर्न ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये कह रहा है कि जो स्थानीय शासन है, शासन व्यवस्था है, यानी पंचायती राज सिस्टम जो है उसके तहत इससे कौन सा जो है फंक्शन इसके अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो पब्लिक हेल्थ आता है, सैनिटेशन आता है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज भी आती है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। भाई शासन व्यवस्था बनाए रखना ये तो स्टेट का काम है, ये तो पंचायती राज का काम नहीं है। इसका आंसर ये हो जाएगा मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन है कि 50% रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज लीगलाइज्ड इन सर्टेन स्टेट सच एज। तो ऑप्शन है इसमें, मतलब कह रहा है कि 50% आरक्षण जो है महिलाओं के लिए पंचायती राज में, इसको कानूनी दर्जा किस किस राज्य में मिला हुआ है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से बिहार को भी है, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो है ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। अब टोटल जो है, अब हम लोग बात करें इसमें थोड़ा सा इन डिटेल देखते हैं कि 50% रिजर्वेशन की बात जो की जाती है महिलाओं के लिए, 50% आरक्षण की बात जो की गई है इसके लिए, नारी शक्ति के लिए, ये कुल अभी तक 21 स्टेट्स में लागू हो चुका है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, कहीं अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया है, ये भी आ सकता है कि कितने राज्यों में 50% आरक्षण महिलाओं को अभी तक दिया गया है, ठीक है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब ये जो महिलाओं को आरक्षण की बात होती है या रिजर्वेशन ऑफ वीमेन और जो भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उनकी बात होती है, तो किस अनुच्छेद में है। तो सबसे पहले अनुच्छेद की बात करें तो पंचायती राज सिस्टम जो है, पंचायती राज, ये हम सभी जानते हैं कि पार्ट 9 में है, 73वां संविधान संशोधन से शेड्यूल 11 जोड़ा गया था, 11वां अनुसूची था। इसमें टोटल कितने विषय थे,
इस पर वो कानून बनाएगा। 29 विषय थे, ठीक है। और इसमें कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, तो आर्टिकल 243A से 243O तक पंचायती राज की बात की जाती है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत ये जो महिलाओं को आरक्षण की बात की गई है, तो ये जो है अपना आर्टिकल 243D, इसमें महिलाओं के आरक्षण को लेके चर्चा है, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब चूँकि बिहार की बात होती है तो बिहार स्पेसिफिक थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि बिहार वाज द फर्स्ट स्टेट हु हैव गिवन 50% रिजर्वेशन टू वीमेन, ओके, इन पंचायती राज सिस्टम। तो बिहार कब, तो 2006 से, तो बिहार पंचायती राज एक्ट या बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 आया था, उसके तहत बिहार ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और यहाँ पे जानने योग्य बात है कि बिहार एक सिंगल या ओनली स्टेट है, एकमात्र बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे ग्राम कचहरी का कंसेप्ट है, यहाँ पे ग्राम कचहरी काम कर रहा है, ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी हाउ मेनी ईयर्स अकॉर्डिंग टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कह रहा है कि पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए, पंचायती राज में चुनाव लड़ने के लिए कितना मिनिमम एज होना चाहिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 21 साल हो जाएगा, ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें हम लोग फिर से देख लेते हैं। सॉरी, ये जो इलेक्शन की बात की गई, चूँकि पंचायत के इलेक्शन की बात की गई है, तो इसके इलेक्शन को कौन कंडक्ट करवाता है, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर या जो अपना सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, सो नहीं, इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया जाता है लोकल लेवल पर चुनाव कराने के लिए, ठीक है। इसका गठन राज्यपाल करते हैं, हर एक 5 साल पे होता है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन से अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल बताएंगे आप लोग, चलिए मैं बता देता हूँ। अरे सॉरी, ये क्या हो गया, हाँ, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है अपना आर्टिकल 243K में आता है, ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये पंचायत और स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है, कहाँ क्या क्या है कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव करवाएंगे ये लोग, सॉरी, चुनाव करवाएंगे, ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ये अनुच्छेद की बात चल रही थी, तो यहाँ पे एक और हम लोग देखेंगे स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी राज्य वित्त आयोग, इसका चर्चा जो किया गया है अपना अनुच्छेद आर्टिकल 243I में, आई, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन 243K, स्टेट फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 243I, फाइनेंस 5I, ऐसे याद रखेंगे, 5I, ये याद हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे। आई लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से एक बार कि बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द वुमेन गोट रिजर्वेशन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। वही कुछ कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन के तहत ही तो सबको मिला था ना, ये आर्टिकल जो है अपना आर्टिकल 243D, इसमें कह रहा है कि कम से कम 1/3 सीट तो महिलाओं के लिए आरक्षित होना ही चाहिए। और अभी तक हम लोग जैसे देखें हैं कि बिहार के साथ साथ 21 राज्य जो हैं जो कि 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दे रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे। और ये पंचायती राज सिस्टम का जहाँ तक हम लोग बात कर रहे तो इसका आर्टिकल हम लोग देख ही लिए थे, ये आर्टिकल 243A से 243O तक इसके जो भी प्रोविजंस हैं इसमें दिए गए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन आर नॉट कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसमें से कौन सा चुनाव नहीं करवाया जाता है भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। देखिए, पार्लियामेंट का करवाया जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर का करवाया जाता है,
अब म्यूनिसिपल बॉडीज़ की बात करें तो जैसा कि हम लोग पहले ही जानते हैं, हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किए थे कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ का जो चुनाव है स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाती है, राज्य चुनाव आयोग करवाता है, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन से अनुच्छेद में था? आर्टिकल 243 के, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग, ठीक है। और ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे एक चीज़ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से अनुच्छेद में मेंशन है, ठीक है। इसका आर्टिकल आप लोग बताएंगे, जैसा आप बताएंगे, नहीं तो मैं फिर कमेंट में मेंशन कर दूंगा इसको, ठीक है। और चूँकि देखिए थोड़ा सा म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात आ गई है तो इसको देख लेते हैं कि ये जो है अपना, जैसे 73वां संविधान संशोधन से पंचायती राज की बात गई, उसे 74वां संविधान संशोधन भी आया, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आया 1992 में ही, ठीक है। इससे जो शहरी निकाय हैं उसके व्यवस्था की बात की गई, और ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के आने के बाद संविधान में एक नया पार्ट जोड़ा गया, पार्ट 9A। पार्ट 9 था पंचायती राज के लिए, और ये अपना शहरी निकाय के लिए, अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए पार्ट 9 में जोड़ा गया। शेड्यूल कौन सा था इसके लिए? तो शेड्यूल जो है शेड्यूल 11 था पंचायती राज के लिए, तो शेड्यूल 12 अपना अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए, म्यूनिसिपल बॉडीज़ के लिए हो जाएगा, ठीक है। इसमें टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो जैसे पंचायत में 29 सब्जेक्ट थे, तो इसमें 18 सब्जेक्ट है। इस 18 सब्जेक्ट्स पे जो है अर्बन लोकल बॉडीज या म्यूनिसिपल बॉडीज जो है नगर पालिका अपना कानून बनाएगा, या इसके अंदर जो भी होगा पॉलिसी लाएगा, ठीक है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। हाँ, अब ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात होती है, म्यूनिसिपल बॉडीज़ की, तो इसका प्रोविज़न कहाँ से कहाँ तक है, किस आर्टिकल में है? तो इसके लिए हम याद रखेंगे आर्टिकल 243। देखिए 243A से O तक क्या था, यहाँ पे हम लोग देखे हैं 243A से O तक पंचायती राज। तो O के बाद क्या आता है? O के बाद P आता है। तो 243P से लेके 243ZG तक जो है शहरी निकाय की बात की गई है, म्यूनिसिपल बॉडीज़ की बात की गई, ठीक है। इसमें 18 सब्जेक्ट्स पे ये कानून बनाएंगे, ये ठीक है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल और देख लेंगे, आर्टिकल 243Q में जो है नगर पालिका या म्यूनिसिपैलिटी के गठन की बात करी, नगर पालिका का गठन का बात किया गया है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना फैक्ट बताए हैं उससे आपका शायद क्वेश्चन कुछ हो जाए, और ऐसे ही आगे भी कोशिश करते रहेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे या क्वेश्चन होंगे मैं उसको डील करते रहूँगा। चलिए, थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पॉलिटी के इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए संवैधानिक और गैर संवैधानिक जो भी इकाइयाँ हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो भी है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अभी तक आया है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन लेड डाउन? कह रहा है कि वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद में मेंशनड है, इसका ये मतलब है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, आर्टिकल 280। अनुच्छेद 280 के अंदर जो है वित्त आयोग का गठन का बात किया गया है। इसका गठन कौन करता है? इसे गठनकर्ता जो है राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। वर्तमान में जो है ये ध्यान रखने योग्य बात है कि 16th फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है, 16वां वित्त आयोग। तो इसके चेयरमैन कौन है ये हम लोग को ध्यान में रखना है। तो श्री अरविंद पनगारिया ध्यान में रखेंगे। हाँ, आप लोग कमेंट करके ये बताएंगे कि इससे क्या पहले आप लोग श्री अरविंद पनगारिया का नाम सुने थे? शायद कुछ मैं हिंट देता हूँ, नीति आयोग से रिलेटेड कुछ ऐसा कोई किसी पोस्ट पे थे ये ध्यान में रखेंगे। अब चूँकि अरविंद पनगारिया साहब की बात है तो एक चीज़ और हम लोग जान लेते हैं, बिहार स्पेसिफिक है। ये नालंदा यूनिवर्सिटी जो है अपना, नालंदा यूनिवर्सिटी, इसके चांसलर के रूप में अभी ये काम कर रहे हैं। इनके एज ए चांसलर इनको अपॉइंट किया गया है। 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी हैं और नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, ठीक है।
ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है द फाइनेंस कमीशन इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। नहीं, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक इकाई है, संवैधानिक इकाई है। ठीक है, ये हम सभी जानते हैं क्योंकि आर्टिकल 280 में इसका चर्चा किया गया है। ओके, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड देखते हैं, फाइनेंस कमीशन वाज सेटअप अंडर आर्टिकल 280। ओके, ये सही है। द रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर। ताकि वित्त आयोग का जो भी सिफारिश होता है, रिकमेंडेशन होता है, वो सिर्फ एडवाइजरी होता है या बाइंडिंग होता है, ये हमको जानना है। तो ये जो है एडवाइजरी इन नेचर होता है, बाइंडिंग नहीं होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कि द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज सेटअप इन 1950। नहीं, ये 1950 में ना होके 1951 में इसका पहली बार गठन हुआ था। तो इसके हिसाब से इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 2 और 3 ओनली। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ जान लेते हैं कि पहला फाइनेंस कमीशन जो 1951 में गठन किया गया था, तो इसके चेयरमैन कौन थे। तो इसके चेयरमैन जो थे उनका नाम है केसी नियोगी। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब चूँकि फाइनेंस कमीशन की बात आई तो एक एक्स्ट्रा फैक्ट मुझे याद आ रहा है, आप लोग देख लेंगे थोड़ा सा। एक होता है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है आर्टिकल 279A में, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 279A। ओके, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। और हाँ, एक और फैक्ट, हम जब जीएसटी की बात की है तो जीएसटी जो है हमारे देश में लागू हुआ, वो कौन सा संविधान संशोधन था। तो 101वां संविधान संशोधन था, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब आया था, 2016 में। आप लोग इसमें ये बताएंगे हमको कि किस समिति के सिफारिश पे, कमेंट में करके बताएंगे किस समिति के सिफारिश पे जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया, ये कंसेप्ट किन का दिया हुआ था। ठीक है, और किस डेट से अपने देश में ये लागू हुआ, ये भी आप लोग बताएंगे। ठीक है, आइए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किस अनुच्छेद में भारत के चुनाव आयोग का बात किया गया है, चुनाव आयोग। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं आर्टिकल 324 में इसका मेंशन है। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है, हम लोग ये देख लेंगे। तो सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन किन किन का चुनाव करवाता है, इनका चुनाव का दायरा कहाँ तक है, तो ये हम लोग देखते हैं पहले। तो इलेक्शन कमीशन जो है लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का यानी प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, और जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं एमएलएज का, ठीक है, इनका ये चुनाव करवाता है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इसका गठन जो है, इलेक्शन कमीशन गठन जो है 1950 में हुआ था। और इसके पहले चेयरमैन कौन थे, सुकुमार सेन। ये ध्यान में रखेंगे, कभी कभी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जब आता है तो ये सभी पूछ देता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 148 की बात करता है। तो ये आर्टिकल 148 क्या है, तो ये कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करता है, कैग की बात करता है। ठीक है, इसके अपॉइंटमेंट भी कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं, ये लोग ध्यान में रखेंगे। हाँ, अब इलेक्शन कमीशन से जुड़ा एक और फैक्ट हमको याद आ रहा है, सब सोच रहे आपसे डिस्कस कर ही लें। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट का एक मामला हुआ था अनूप वर्णवाल मामला हुआ था। इस केस में इस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये आया था कि इलेक्शन कमीशन को जो आप अपॉइंट करते हैं, का प्रोसेस क्या है अपॉइंट करने का, इसको लेके बात हुई थी। तो इसके अपॉइंटमेंट को लेके जो एक कमेटी बनेगा, सिलेक्शन कमेटी, उसके कौन कौन से सदस्य होंगे, तो अनूप वर्णवाल केस में ये कहा गया था कि कौन कौन से लोग होंगे, तो ये हम लोग जान लेंगे। तो इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे अपने प्राइम मिनिस्टर साहब, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे, विपक्ष के नेता रहेंगे। ये तीनों मिल के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करेंगे, मतलब सेलेक्ट करेंगे कि ये इंसान ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये बनेंगे।
लेकिन उसके बाद 2023 में भारत सरकार जो है इनके अगेंस्ट में जाके, अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, अपना एक ये कानून लेके आया जिसको कहा जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट्स एंड टर्म्स ऑफ सर्विस एक्ट 2023, ठीक है। हाँ सॉरी 2023 होगा ना, 2023। तो इसके तहत भारत सरकार ने यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया और इसके जो सिलेक्शन कमेटी के जो सदस्य होंगे उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब रहेंगे ही, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है विपक्ष के नेता वो रहेंगे ही, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह पे एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे। ये इसमें किया गया। ये काफ़ी अभी कंट्रोवर्सी में भी है कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर एक ही पार्टी के होंगे, तो इनका मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन का कोई मतलब इसमें मतलब ही नहीं बनता है। 2-1 के मेजोरिटी से जो भी चाहे डिसीजन ले लेंगे। तो ये सारा फैक्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बहुत सारा इसमें हो गया है जानकारी। क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। मतलब जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है उसके पहले चेयरमैन कौन थे। तो इस ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर जो है काका साहब कालेलकर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की बात करें तो ये आर्टिकल 340 के तहत इसका गठन होता है, ठीक है। तो 1993 में यदि हम बात करें, एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड was constituted, okay। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड का गठन किया गया 1993 में, ठीक। एज ए स्टेट्यूटरी बॉडी, मतलब उसमें संविधान में कहीं मेंशन नहीं था इसका, लेकिन बाद में 102nd अमेंडमेंट हुआ, 102वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक। कब हुआ? 2018 में। इसके तहत एक नया अनुच्छेद अपने संविधान में जोड़ा गया, आर्टिकल 338 बी, ये ध्यान में रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके तहत जो है नेशनल मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूँगा, कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का गठन किया गया, इसको NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस भी कहा जाता है। और इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत 338 बी जोड़ा गया और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, द चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय। जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसके चेयरमैन को, उसके अध्यक्ष को कौन अपॉइंट करते हैं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गवर्नर ऑफ द स्टेट करते हैं, उस राज्य के राज्यपाल करते हैं। हाँ, लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि इसका अपॉइंटमेंट गवर्नर करेंगे, लेकिन जब रिमूव करने की बात होगी तो रिमूवल जो है, इनको हटाने की बात होगी तो ये प्रेसिडेंट कर सकते हैं, सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। राज्यपाल उनको चुनेंगे, लेकिन हटाने की बारी हो जब आएगी तो राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और थोड़ा सा इसके चेयरमैन की बात करें तो एक चीज़ और हम जान लेते हैं, ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। मतलब एक बार बन गए तो दोबारा इनको सेम पोस्ट के लिए नहीं रखा जाएगा, रीअपॉइंटमेंट नहीं होता इनका टेन्योर जो है, कार्यकाल, या तो 62 साल एज हो जाए या 6 इयर्स ऑफ सर्विस, या तो 6 साल ये रहेंगे उस ऑफिस में, या 62 साल इनका एज हो जाए। दोनों में से जो पहले होगा उसे अकॉर्डिंग रिटायरमेंट लेते हैं। और ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंशन कहाँ पे है, अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में मेंशन है अपने संविधान में। तो आर्टिकल
315 से लेके 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा किया गया अपने संविधान में। और ये संविधान के कौन से भाग में आता है? तो भाग 14 में है, 14 में, ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाज गिवन अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कह रहा है कि जो ये सहकारी समिति है, सहकारी समितियां जो हैं उसको संवैधानिक दर्जा कौन से इसमें दिया गया, किस संशोधन के तहत दिया गया? तो इसमें जो ऑप्शन है इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। आइए अब इसके आंसर की बात करें, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसके तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया? तो ये जो है अपना 97वां है, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जो कि 2011 में पास हुआ था। उसके तहत कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, सहकारी समितियां को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसके तहत अनुच्छेद 19 के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का गठन करने हेतु अधिकार जो है दिया गया, ठीक है, अधिकार दिया गया, ये हम ध्यान में रखेंगे। तो मतलब क्या हुआ, आर्टिकल 19 की बात है तो ये क्या हो गया कि राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज नाउ ए फंडामेंटल राइट, ये एक मौलिक अधिकार हो गया अपना, ठीक है, ये हम ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपहेल्ड द EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग CAA इज रिलेटेड टू EWS रिजर्वेशन। कैसे, इसमें से कौन सा संविधान संशोधन के तहत जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जनरल सामान्य श्रेणी के, उनको ये रिजर्वेशन दिया गया? तो हम सभी जानते हैं 103 संविधान संशोधन था, 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत इसको रिजर्वेशन दिया गया। कितना रिजर्वेशन दिया गया? तो 10%, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के या फिर जनरल कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट होते हैं, वो भी कौन से बेसिस पे? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होने चाहिए, ठीक है, यहाँ पे जाति पात को लेकर नहीं दिया गया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को दिया गया, ठीक। लेकिन ये जो दिया गया 10% आरक्षण EWS कैटेगरी में, इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को वैलिड माना, ठीक है, वैलिड माना, और ये कहा कि कौन सा जजमेंट था ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। पहले एक केस हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उस केस का नाम है जनहित अभियान केस। कब का केस है ये? 2022 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्थिक आधार पे यदि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो उनको 10% आरक्षण दिया जा सकता है। और ये इंदिरा साहनी जो जजमेंट था, इंदिरा साहनी जो केस था, उसमें जो कैप लगाया गया था कि लिमिट की 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, इसको मतलब ये इनवैलिडेट नहीं करता है, मतलब उसको ये क्या कह सकते हैं, वायलेट नहीं करता है, सॉरी, हाँ, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जनहित अभियान केस 2022 में हुआ था, ये हम ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी इसको वैलिड माना कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 10% आरक्षण को दिया जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। भारत के पहले विधि आयोग, हाँ, लॉ कमीशन, विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आई थिंक ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आप सभी जानते होंगे। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, मिस्टर MC स्टेलवार्ड या सीतलवाड़ कहा जाता है, MC सीतलवाड़ इसके पहले चेयरमैन थे, ठीक है। इसका फर्स्ट लॉ कमीशन जो है, इसका गठन कब हुआ था? तो 1955 में इसका गठन हुआ था, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, फर्स्ट टाइम, ठीक है। और लॉ कमीशन जो है एक एडवाइजरी बॉडी है, सलाह बस देता है, इसका सलाह माने ना माने ये सरकार के ऊपर है, ठीक है, बाइंडिंग नहीं है इनका डिसीजन, ये जो डिसीजन दे दिए कि हाँ ये मानना है, ऐसा कुछ नहीं, एडवाइजरी बॉडी है। और वर्तमान में जो है 23वां विधि आयोग या लॉ कमीशन
का गठन हुआ है, ठीक। 23वां लॉ कमीशन गठन हुआ है और इसके चेयरमैन कौन है, तो जस्टिस दिनेश महेश्वरी, रिटायर्ड जज हैं ये अभी वर्तमान में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ वन नेशन वन इलेक्शन इज टू बी रियलाइज्ड इन इंडिया, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल रिक्वायर एन अमेंडमेंट। कहता है यदि एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की बात की गई और इसको लागू किया जाता है तो कौन कौन से अनुच्छेद को संशोधित करना होगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से ऑप्शन है ABCD, इसको देख लेते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव होगा, मतलब ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 172 को भी करना होगा, 83 को भी करना होगा, आर्टिकल 356 को भी करना होगा। आइए सब सेपरेटली सभी आर्टिकल को देखते हैं। तो आर्टिकल 83 क्या कहता है, 83 जो है टेन्योर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का जो कार्यकाल है कितना, दैट इज फॉर 5 ईयर्स, इसका चर्चा करता है, ठीक है। फ्रॉम द फर्स्ट सीटिंग ऑफ द लोकसभा, जिस दिन से शुरू होता है पहला सीटिंग उस दिन से लेकर 5 साल तक, अनुच्छेद 83 में कहा जाता है। अब अनुच्छेद 172 की बात की जाए तो सेम चीज़ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए है, राज्य की विधानसभाओं के लिए है कि टेन्योर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी कितने 5 साल के लिए होता है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। आर्टिकल 356 क्या है, ये राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में बात करता है, प्रेसिडेंट रूल की बात करता है, ठीक है। और ये कौन से सिचुएशन में लगाया जाता है, जब वहाँ के राज्यपाल को लगे कि स्टेट का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गया हो, तब राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं कि वहाँ राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगाया जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि 172, 356, 83 तीनों अनुच्छेद को जो है अमेंड करना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ में और एक फैक्ट में मिस कर रहा था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में वन नेशन वन इलेक्शन का जो फिजिबिलिटी क्या है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया सकता है, उसको चेक करने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाया था, हाई पावर कमेटी, जिसके चेयरमैन कौन थे, अध्यक्ष अपने पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद साहब, ये ध्यान में हम लोग रखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द लोकसभा इज डन बाय डिलिमिटेशन कमीशन। द डिलिमिटेशन कमीशन हैज़ बीन प्रेजेंट टिल विच ईयर। तो डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, डिलिमिटेशन यानी परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग कहा जाता है इसको, ठीक है, परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग का काम क्या है, तो ये किसी भी राज्य के लिए जो उसका जो लोकसभा क्षेत्र होगा, मान लीजिए ये लोकसभा क्षेत्र हो गया, इसी भी तरह ये विधानसभा क्षेत्र है, तो इसका गठन, ये मतलब ये बाउंड्री जो है ना डिसाइड करता है, कार्व आउट करता है कि हाँ ये इस फलाने ये एक्स विधानसभा क्षेत्र होंगे, ये वाई विधानसभा क्षेत्र होंगे, इस तरीके से होता है, ठीक है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो अब ये कह रहा है कि कब तक के लिए इसको स्थगित कर दिया गया था परिसीमन आयोग के द्वारा, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा 2026 तक। ये कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में कि ये जो है 2026 तक जो स्थगित किया गया था, कौन से संविधान संशोधन से ऐसा हुआ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपना 84वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, और उसके तहत कहा गया कि 2026 तक जो व्यवस्था अभी तक चल रहा है उसी व्यवस्था से होगा। उसके बाद जो है परिसीमन आयोग का गठन होगा, और फिर से यदि बाउंड्री चेंज करना हो तो जो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी का है उसको चेंज करेंगे, ठीक है। और वर्तमान में जो बाउंड्री डिसाइड किया गया कि हाँ ये एक्स विधानसभा है, ये वाई विधानसभा है, या ये लोकसभा या विधानसभा जो भी क्षेत्र है कि हाँ इस क्षेत्र से
इतना दायरा होगा, इतने पॉपुलेशन उसमें होंगे। ये जो है अपना 2001 के जनगणना के आधार पे ही अभी तक चल रहा है, ठीक है। और लोकसभा और विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये दोनों में कितने नंबर ऑफ सीट्स होंगे, मतलब नंबर ऑफ सीट्स कितने रहेंगे, ये जो है अभी तक अपना 1971 के जनगणना के हिसाब से ही चल रहा है। और इसी के लिए अभी जो दक्षिण भारत के कुछ राज्य हैं ये काफ़ी विरोध कर रहे हैं कि हमने पॉपुलेशन कंट्रोल किया। अब चूँकि पॉपुलेशन के हिसाब से ये रिप्रेजेंटेशन मिलता है, तो ये इसलिए सोच रहे हैं कि इनका जो रिप्रेजेंटेशन है अपने पार्लियामेंट में वो कम हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा ये विरोध में चल रहा है। तो डिलिमिटेशन कमीशन अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बन जाता है आपके लिए, आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आइए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, 2019 की बात कर रहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट 2019 का है उसका क्या उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य जो था, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, टू ग्रांट सिटीजनशिप टू परसिक्यूटेड माइनॉरिटी ग्रुप्स ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो भी माइनॉरिटी ग्रुप हैं उनको नागरिकता देने की बात की गई थी। और इसमें से कौन सा माइनॉरिटी ग्रुप है ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसमें हिंदू हो गए, बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट और सिख हैं, अपने जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, क्योंकि वहाँ मेजोरिटी में तो मुस्लिम लोग हैं, ठीक है। जैन्स हैं, जैन हैं, पारसी हैं और क्रिश्चियन हैं। तो इन लोग को नागरिकता देने की बात की गई थी, ठीक है। ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का है उसके तहत माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान के लोगों को नागरिकता देने की बात की गई। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग याद रखेंगे कि एक यहाँ पे सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट किया कि नहीं, ये कुछ में कोई इशू नहीं है। तो ये सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है, तो ये प्रावधान करता है कि जो भी बांग्लादेश के शरणार्थी, ठीक है, असम में 25 मार्च 1971 से पहले तक यदि अपने देश में अपने इंडिया में आए तो उनको नागरिकता प्रदान किया जाएगा। हाँ, उसके बाद जो लोग आए हैं उनको वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा, उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द रेलवे बजट मर्ज्ड विथ द जनरल बजट इन इंडिया। कह रहे हैं कि रेलवे बजट को आम बजट से कौन से साल मिला दिया गया, एक साथ कर दिया गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, यानी 2017 हो जाएगा। और ये विवेक देवराय समिति था, एक विवेक देवराय समिति, इसके अनुशंसा पे रेलवे बजट और आम बजट को एक साथ मर्ज कर दिया गया है। और एक चीज़ हम उसमें ध्यान में रखेंगे कि रेलवे बजट जो है जनरल बजट से सेपरेट अलग कब हुआ था, तो सेपरेट हुआ था अपना 1924 में। एक कमेटी था, समिति, इसका नाम है एकवर्थ कमेटी। इसके रिकमेंडेशन पे जो है रेल बजट को जनरल बजट से सेपरेट कर दिया गया था। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो क्वेश्चन तो अभी और है आगे, लेकिन चूँकि वीडियो लंबा खींच जाएगा तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पे। आइए हम लोग पॉलिटी के इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल इज लिस्टेड इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है ये जो जानवरों के अगेंस्ट जो ये होते रहता है, क्रूएलिटी जो होता है, तो उसको रोकने के लिए, उसके रोकथाम के लिए इसे कौन से लिस्ट में इसका मेंशन किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कंकरेंट लिस्ट, यानी समवर्ती सूची में इसका ये मेंशन है। यहाँ पे देखिए यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और ये सब दिया हुआ है। तो हम सभी जानते हैं कि 7th शेड्यूल में 7वीं अनुसूची में ये सारे तीनों लिस्ट मेंशन है। और ये भी हम जानते हैं कि यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स होते हैं, 97 आइटम है,
इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाता है। स्टेट लिस्ट में अपने पास 61 आइटम्स हैं, 61 आइटम है जिस पे स्टेट गवर्नमेंट बनाता है कानून। और कंकरेंट लिस्ट में अपने पास 52 आइटम्स हैं जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट दोनों कानून बनाता है, ठीक है। और इसमें हम लोग बात करते हैं, अब चूँकि इस कौन से लिस्ट में कौन सा आइटम है इसकी बात की गई है, तो हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक। तो पहले जैसे यूनियन लिस्ट की बात करें, यूनियन लिस्ट, तो इसमें क्या सब है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे डिफेंस, रक्षा, फॉरेन अफेयर्स, विदेश मामला जो भी होता है, विदेश नीति भारत बनाता है, ठीक। रेलवे, बैंकिंग इत्यादि, ये सारे यूनियन लिस्ट में आते हैं। स्टेट लिस्ट में अपने पास क्या है ये भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे पब्लिक ऑर्डर है, शासन व्यवस्था बना के रखना, पुलिस है, हेल्थ है, हॉस्पिटल्स और गैम्बलिंग, ये याद रखेंगे, गैम्बलिंग स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। गैम्बलिंग, ये जुआ वगैरह होता है, कसिनो जो देखते हैं हम लोग, ये गैम्बलिंग, ये सब स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। और कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो इसमें क्या क्या और सब्जेक्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग फैक्ट देख लेते हैं इसमें। जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसको निवारक नज़रबंदी भी कहा जाता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन से अनुच्छेद में ये, किस आर्टिकल में प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की गई है। चलो मैं आपको हिंट देता हूँ, ये फंडामेंटल राइट में आता है, ठीक। और प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात हो गई, और हम लोग इसमें देखते हैं और क्या हो सकता है। मैरिज एंड डाइवोर्स, शादी और तलाक जो है सॉरी, दोनों इसी में आता है कंकरेंट लिस्ट में। जंगल यानी फॉरेस्ट वन, जंगल नहीं फॉरेस्ट। ट्रेड यूनियन, जो व्यापार संघ है, ये भी कंकरेंट लिस्ट का ही आइटम है। स्टाम्प ड्यूटीज, ये कंकरेंट लिस्ट का है, ये ध्यान रखेंगे, इत्यादि, ये सारे जो है कंकरेंट लिस्ट के हैं। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, स्टेट लिस्ट में गैम्बलिंग को आप लोग याद रखेंगे, ठीक। यूनियन का ऑलमोस्ट हम सब जानते हैं, जो भी बिग टिकट प्रोजेक्ट होता है वो सारे यूनियन लिस्ट में आता है, तो उसको हम लोग वहाँ से निकाल सकते हैं ऑप्शन से। और कंकरेंट लिस्ट में जो स्पेसिफिकली याद रखेंगे कि क्रुएलिटी टू एनिमल तो है ही, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल, फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन भी है, मैरिज एंड डाइवोर्स है, फॉरेस्ट है, स्टाम्प ड्यूटी है, ट्रेड यूनियन है, और भी बहुत सारे हैं, कुल 52 आइटम है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर से कि इन द इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कम्स फर्स्ट। इसमें कहता है जो भारत में वरीयता दिया जाता है, जैसे एज फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट सिटीजन अपने कौन है, फर्स्ट सिटीजन, प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति को कहा जाता है। तो इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में प्रेसिडेंट, फर्स्ट सिटीजन, राष्ट्रपति को कहा जाता है प्रथम नागरिक। तो ये जो है ना पहले स्थान पे आते हैं, इसीलिए इनको प्रथम नागरिक कहा जाता है अपने देश का, ठीक। तो इसमें ऑप्शन जो है इस हिसाब से चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, चीफ इलेक्शन कमीशन, कैग, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी इसमें ए बी सी ये तीनों जो हैं सेम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में लाई करते हैं, तीनों एक ही रैंक पे रहते हैं, ठीक। और ये कुछ ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें तो जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसका बात कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट में अपने प्रेसिडेंट साहब हैं, सेकेंड में वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा उपराष्ट्रपति, ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात हो रही है। ऐसे क्रोनोलॉजी आपको याद रखना होगा, सीरियल नंबर वाइज, ठीक। तीसरे में प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं। चौथा में राज्यपाल हो जाता है अपना। पांचवा में फॉर्मर प्रेसिडेंट, पूर्व राष्ट्रपति जो होते हैं, पाँचवें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में आते हैं। फिर इसमें एक और लिस्ट है 5A, 6 से पहले 5A है, इसमें अपने उप प्रधानमंत्री आते हैं, डिप्टी पीएम, ठीक है। फिर छठा पे देखें तो छठे स्थान पे कौन है, तो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, मुख्य न्यायाधीश, और एक और हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा अध्यक्ष, ये भी जो है चीफ जस्टिस के साथ 6 नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पे लाई करते हैं। एक और देख लेते हैं 7, इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा,
तो कैबिनेट मिनिस्टर ये तो ध्यान में रखेंगे। इसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता कहाँ, तो राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, ये जो है एक साथ ही होंगे। तो ये थोड़ा सा आप लोग रट लेंगे इसको ध्यान से। क्वेश्चन कई बार बीपीएससी पूछा है, उसका फेवरेट क्वेश्चन है, 65th में भी पूछा और इससे पहले भी पूछा है, और आगे भी उम्मीद है कि किसी एग्जाम में पूछ ले हो। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द क्वेश्चन इज द एक्सप्रेशन सोशलिस्ट was introduced in the preamble of the Indian Constitution by which amendment? यानी ये सोशलिस्ट वर्ड जो है यानी समाजवाद, समाजवाद शब्द जो है अपने प्रस्तावना में कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसके तहत इसको जोड़ा गया था। और क्या क्या शब्द जोड़े गए थे सोशलिस्ट के अलावा और क्या जोड़ा गया था? तो सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष, और इंटीग्रिटी अखंडता। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और इस संविधान संशोधन को 42वां संविधान संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। आप सब जानते ही होंगे, ये बहुत नॉर्मल टर्म है ये सब। इसमें इसी संविधान संशोधन के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज अपने संविधान में जोड़ा गया था, जो कि आर्टिकल 51A के तहत आता है। ठीक, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। हाँ, एक और फैक्ट जो जनरली लोग नहीं ध्यान देते हैं, ध्यान देने की बात है, इसी 42वां संविधान संशोधन के तहत एक ऐसा बाइंडिंग जो है, मतलब मंत्री परिषद का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, मंत्री परिषद, इनका जो भी एडवाइस होगा वो राष्ट्रपति पे बाइंडिंग होता है, मतलब बाध्यकारी होते हैं उसके एडवाइस को मानने के लिए। मंत्री परिषद के एडवाइस को मानने के लिए राष्ट्रपति जो है बाध्य होते हैं। ये भी 42वां संविधान संशोधन के तहत ये प्रोविज़न लाया गया था। ओके, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वोट ऑन अकाउंट इज मींट फॉर। वोट ऑन अकाउंट क्या है? तो सबसे पहले वोट ऑन अकाउंट जो है इस संविधान में अपने आर्टिकल 116 में मेंशन है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा है। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? तो ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा कि अप्रोप्रिएटिंग फंड्स पेंडिंग द पासिंग ऑफ द बजट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है ये हम ध्यान देंगे। मतलब कि ऐसा प्रोविज़न है, एक स्पेशल प्रोविज़न है ये वोट ऑन अकाउंट जो है एक स्पेशल प्रोविज़न है, जब सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट में वोटिंग के द्वारा अपने खर्च के लिए जो भी पैसे की आवश्यकता होती है वो निकालता है। और किस सिचुएशन में निकालता है ये ध्यान देने की बात है। जब नए साल का बजट पास ना हुआ हो या रिलीज ना हुआ हो, या फिर इलेक्शन प्रोसेस चल रहा हो, या इलेक्शन आर अंडर वे। ठीक है, उस केस में वोट ऑन अकाउंट के तहत पैसे विड्रॉ किए जाते हैं, पार्लियामेंट वोट करता है उस पर, और फिर बाकी जो कुछ टेम्पोरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए कुछ खर्चा होता है उसका वहन होता है। और जनरली वोट ऑन अकाउंट जो है ना, उससे जो पैसे निकाले जाते हैं 2 मंथ्स के लिए, सामान्यतः ऐसा हमेशा फिक्स नहीं है, लेकिन जनरली 2 महीने के लिए निकाला जाता है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। कह रहा है कि 9th शेड्यूल, 9वीं यानी सूची जो है, कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। और इसी के तहत पहला संविधान संशोधन हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था कब? 1951 में। ये भी ध्यान रखेंगे, 1 मिनट, 1951। कई बार ये भी पूछा गया है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1951 में हुआ। और इस संविधान संशोधन के तहत कौन सा अनुसूची जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया।
और ये नौवीं सूची किस चीज़ की बात करता है, ये भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, भूमि सुधार इससे रिलेटेड है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, भूमि सुधार। और इसमें ये इतना खास क्यों है कि इसको क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। तो देखिए इसमें ये कहा गया कि 9th शेड्यूल में जो भी कानून पास किया जाएगा इस शेड्यूल में जो भी लॉज स्टेट के हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, इस शेड्यूल में यदि प्लेस कर दिया गया तो इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा, चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान में हम लोग रखेंगे। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब हिंदी एज देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। कहते कौन सा अनुच्छेद जो है हिंदी के देवनागरी भाषा देवनागरी लिपि को भारत का राजभाषा के रूप में मानता है, ऑफिशियल लैंग्वेज। एक होता है राज्य भाषा, एक होता है राजभाषा, तो ऑफिशियल लैंग्वेज मीन्स राजभाषा, ये ध्यान में हम लोग रखेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आर्टिकल 343 हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल यहाँ लिख देते हैं हम 343 में जो है हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट। अब सेकुलर स्टेट की बात की गई है तो बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज हो सकते हैं कि फंडामेंटल राइट में सेकुलर कैरेक्टर दिख रहा है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज में कुछ ऐसे ऑब्लिगेशन है जो कि एज ए सिटीजन हम लोग को ये ड्यूटी परफॉर्म करना होता है। लेकिन सेकुलर वर्ड क्वेश्चन देखिए घुमा के पूछा है, सेकुलर वर्ड का बात किया गया, ये कहाँ मेंशन है, तो ये मेंशन है अपने प्रीएम्बल में, ठीक, ये हम ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि सेकुलर प्रोविज़न जो है आर्टिकल 25 to 28 में भी दिया हुआ है, ये हम ध्यान रखेंगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की जो बात करता है, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसकी बात की जाती है, उसमें भी अपना सेकुलर कैरेक्टर जो है धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्ष जो कैरेक्टर है अपना देश का दिखता है, ठीक है। और सबसे बड़ा इस सेकुलर शब्द का मतलब क्या होता है, तो सेकुलर का मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स, ठीक, मतलब सभी धर्मों के साथ समान भाव और समान वार्तालाप होता है, ठीक है, ये हम ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और, ये सेकुलर शब्द शायद हम लोग पहले भी देखे हैं, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1976 में इसको प्रीएम्बल में एड किया गया था अपनी प्रस्तावना में, ओके। क्वेश्चन है व्हेन डिड द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया। अरे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत में कब शुरू हुआ, तो ये जो है 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या उद्देश्य था, ये भी जानना जरूरी है। इसका उद्देश्य कुछ है, हम लोग शॉर्ट में देख लेंगे कि एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन, स्पोर्ट्स, और ये जो लोकल गवर्नमेंट है या सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन जो भी है, स्थानीय स्वशासन है, इसको मजबूत करने की बात इसमें की जाती है, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे कि मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट जो पुअर पीपल का है, गरीब गुरबा हैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में, उनके विकास के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया था, जो कि शुरू हुआ 2 अक्टूबर 1952 से। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द इंस्पायरेशन फॉर लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज डिराइव्ड फ्रॉम। कह रही है लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जो है बेसिकली कहाँ से हम लोग बोरो किए हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो जाएगा। और ये फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, ये फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था, ये भी डेट आप लोग याद रख लेंगे, ठीक। यहाँ पे एक दिख रहा है रशियन रिवॉल्यूशन, तो रशियन रिवॉल्यूशन हमारे रूसी क्रांति ये कब हुआ 1917 में। और इससे हमने कौन सा कंसेप्ट बोरो किया, जस्टिस का, यानी न्याय का कंसेप्ट हम लोग अपने संविधान में जो लाए हैं ये रूसी क्रांति से लिए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सॉरी। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। कह रहा है कि जो शेड्यूल एरिया होता है, अनुसूचित क्षेत्र जो होता है, इसमें जो ट्राइबल लैंड होता है वो प्राइवेट पार्टी को माइनिंग के लिए किसी और अदर पर्पस के लिए
यदि ट्रांसफ़र किया जाता है तो इसको नल एंड वॉइड यानी इनवैलिड माना जाता है। ऐसा मतलब कौन से शेड्यूल में ऐसा कहा गया है, क्या प्रावधान है इसका? इसका आंसर जो हो जाएगा अपना 5th शेड्यूल हो जाएगा, 5वीं अनुसूची में। जैसा हम सभी जानते हैं कि 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची, इसमें जो है इसमें ट्राइबल एरिया का बात किया गया है या शेड्यूल एरिया, और 6th शेड्यूल में तो स्पेसिफिकली असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। इसको थोड़ा आप लोग याद रख लेंगे, जैसे ऐसे याद रखते हैं कि AM, TM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, या फिर ATMM, जैसे याद रखना है कि न्यूमोनिक्स बना के आप लोग याद रख लेंगे, ठीक। और ये बात जो अब शेड्यूल एरिया की बात होती है, तो शेड्यूल्ड एरिया, कौन सा एरिया को शेड्यूल्ड एरिया माना जाता है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो अपने राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 244 सब क्लॉज 1 के तहत जिस क्षेत्र को भी यदि राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट घोषित कर दे ये शेड्यूल्ड एरिया है, तो उसको शेड्यूल्ड एरिया माना जाएगा। वहाँ पे मतलब बाहरी लोग का जो एक्सटर्नल एग्रेशन जो होता है ये नहीं हो सकता है, ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर सेम क्वेश्चन है, ये एक बार यूपीएससी में पूछा है 2019 में, और ये डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर बीपीएससी में पूछ लिया है, तो इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। 5th शेड्यूल, आइए हम उसमें कुछ बात करते हैं। 9th शेड्यूल की बात करते हैं। तो 9th शेड्यूल में हम लोग देखे थे कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 था, उसके बाद 9th शेड्यूल लाया गया, लैंड रिफॉर्म डाला गया इसमें, लैंड रिफॉर्म। 12th शेड्यूल में क्या है, तो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, अर्बन लोकल बॉडीज, ये कब लाया गया था, तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ठीक, हम लोग ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है काउ स्लॉटर वाज बैंड बाय लॉ इन बिहार इन विच ईयर। कह रहा गौ हत्या जो है ये बिहार में कब से अवैध घोषित किया गया, इसको बंद कर दिया गया, ठीक। तो इसका आंसर जो जाएगा 1954 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब इसमें ये काउ स्लॉटर की जो बात है, आखिर बिहार ऐसा कैसे किया, तो ये DPSP जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट बार बार अपना कुछ नया कदम उठाते रहता है, ठीक है। तो जैसे इसमें आर्टिकल 48 है, इसके तहत जो है प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर का बात किया जाता है। तो इसके लिए स्टेट जो है अपना कानून बना सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि DPSP जो है मतलब इनफोर्सिएबल नहीं है, अगर इसका हनन हो गया, इसमें जो भी प्रावधान है, तो जैसे अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है DPSP है, ये हम सभी जानते हैं। नीति निर्देशक तत्व जिसको कहा जाता है। तो ये यदि इसमें जो भी प्रोविज़न दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, उसको यदि लागू नहीं किया जाता या इसका हनन होता है, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, जैसे हम फंडामेंटल राइट के केस में चले जाते हैं। तो इसके लिए स्टेट जो है अपना कानून बनाता है, टाइम टू टाइम हर एक स्टेट कानून बनाते रहता है। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, तो ध्यान रखेंगे काउ स्लॉटर जो है बिहार में बैन कब से हुआ, तो 1954 से 1954। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मैक्सिमम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द लॉ कैन बी अपॉइंटेड टू द 243 मेंबर्स ऑफ बिहार असेंबली। अब देखिए बिहार विधानसभा में 243 सदस्य हैं, ये हम सभी जानते हैं। इसमें से कितने लोग को क्या कह रहा है, मैक्सिमम मिनिस्टर मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने लोग रह सकते हैं। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज में देखा था कि एक संविधान संशोधन हुआ था, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आया था, उसके तहत कहा गया था कि मात्र क्या मैक्सिमम 15% ऑफ मेंबर्स जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रहेंगे, एज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुने जाएंगे, ठीक। तो 15%, तो यहाँ पे टोटल कितना अपने पास सदस्य है, 243। 243 का यदि 15% करते हैं तो इसका जो है ना 36 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है। तो आयोग ने इसका जो आंसर है 36 माना था, तो हम लोग 36 ही इसको लेके चलेंगे इसका आंसर, ठीक। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये अपना पॉलिटी का जो सीरीज चल रहा था ये ख़त्म हुआ।
अब जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचेंगे उसको मैं बीच बीच में ला के डिस्कस कर दिया करूँगा। और आगे जो हम लोग है बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में इंडियन ज्योग्राफी को देखने वाले हैं, इंडियन ज्योग्राफी। और हमारा पहला टॉपिक होगा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। इससे जो भी क्वेश्चन अभी तक बना है बीपीएससी में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके आसपास जो भी फैक्ट होगा, फैक्ट एंड फिगर्स होंगे, उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आप लोग ऐसे ही एंजॉय करें इस वीडियो को। चलिए, थैंक यू।